बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल स्टडी करना है और हम देखेंगे कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस ऑर्गेनल को स्टडी किया गया तो इसके कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे जो कि माइक्रोस्कोप में हमें नज़र आए। तो लाइट माइक्रोस्कोप में तो इतनी डिटेल को स्टडी नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनल्स जिनके बारे में पहले पता नहीं था उनकी डिटेल्स जानने का मौका मिला। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स नज़र आ रहा होता है। तो ये चैनल बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स ऑफ द सेल जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चैनल्स जो हैं ये ऑफन कंटिन्यूस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी इन कनेक्शन होते हैं। इस पूरे इंटायर सिस्टम ऑफ जो हमारे पास चैनल्स होता है इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेल टू सेल वेरी कर रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि फ़िक्स्ड होती हैं हर सेल में, नहीं, बल्कि मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सेल टू सेल वेरी कर रही होती हैं। और इन मटीरियल जो कि इन मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से जो है वो अलग होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक बाउंड्री के थ्रू, एक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको कहते हैं सिस्टर्नी। क्योंकि अगर ये सिस्टर्नी ना हो तो जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो कंबाइन हो जाएगा इन चैनल्स के मटेरियल के साथ, तो उसकी वजह से बहुत सारे मैकेनिज़म्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस वजह से एक मेम्ब्रेन है जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, जो कि सेपरेट करती है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल जो कि उन चैनल्स के अंदर मौजूद होता है। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी दो फॉर्म्स हैं, एक रफ सरफेस अटैच्ड राइबोसोम्स वाली होती है और एक होती है स्मूथ सरफेस। इनको क्यों नाम ऐसे दिया जाता है? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यानी कि RER है, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो कि बेसिकली अपीयरेंस दे रही होती है, रफ़ अपीयरेंस, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ में इस तरह के राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो इसी वजह से हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर हम रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम देखें तो राइबोसोम्स जो हैं उनका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो डेफिनेटली RER का फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। जिस वक्त प्रोटीन्स बन जाती हैं या वो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती हैं या फिर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल अगर कहीं उनकी यूटिलाइजेशन होनी होती है तो उसके लिए उन चैनल्स में से जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक मेन स्पेस ऑफ द सेल के तौर पे काम करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ट्यूब्यूल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स नज़र आएंगे, वहाँ से वो प्रोटीन्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अगर हम फंक्शन तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो मेटाबॉलिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि लिपिड्स हो गया तो इसकी मेटाबॉलिज्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा हार्मफुल ड्रग्स के रिमूवल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पल्स की ट्रांसमिशन में मसल सेल्स और नर्व सेल्स में, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमिशन बहुत ज़रूरी होती है नर्व की। इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक सेल को और उसकी शेप जो है उसको भी मेंटेन रखता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।